Hello everyone, this is Shiv, your physics mentor. Welcome you all on Let's Study India, the ultimate learning platform. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने ये आपका यूनिट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, जो बेसिक आपका आप कह सकते हो कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका एप्लीकेशन पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर ली थी। देन हमने एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट दैट इज योर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि जब अगर हमारे पास कोई एक रॉड है जो एक मूविंग फ्रेम में रखा हुआ है तो कैसे अगर हम उसको एक दूसरे फ्रेम से देखते हैं तो कैसे हमें ये पता चलता है कि उसका जो लेंथ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि छोटा दिख रहा होगा। अलोंग दी मोशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अगर उसकी लेंथ को ऑब्जर्व करेंगे तो वो लेंथ हमें कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा। तो इस फिनोमेना को हमने डिस्कस कर लिया था। आज ऐसे एक और फिनोमेना की हम बात करने वाले हैं, दैट इज योर टाइम डायलेशन। यानी टाइम डायलेशन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। वैसे तो डायलेशन शब्द का जो मतलब है, डायलेशन शब्द की जब हम बात करते हैं तो डायलेशन या डायलेट करने का मतलब होता है लेंथन करना या इंक्रीज करना या किसी चीज को बढ़ा देना। तो यहाँ टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक घटना, कोई एक इवेंट हो रही है तो उसका जो इंटरवल होता है, जब वो शुरू हुआ जब वो खत्म हुआ, वो बढ़ जाता है एक रेफरेंस में ना। अब एक और चीज समझिए, जब हम क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते थे तो वहां पे टाइम एब्सोल्यूट होता था, बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव ना। टाइम भी क्या होता है, रिलेटिव होता है, हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज को। तो जैसे मैं एक आपको पहले कहानी सुनाता हूँ, ट्विन पैराडॉक्स वाली कहानी ना, आपने शायद सुनी होगी ट्विन पैराडॉक्स की कहानी। तो सबसे पहले हम ट्विन पैराडॉक्स की कहानी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे टाइम डायलेशन क्या है ना। ट्विन पैराडॉक्स, तो ट्विन पैराडॉक्स में होता ये है कि ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, ठीक है। कौन है, दो जुड़वा भाई हैं। अब एक का नाम राम है, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है ना। दो जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम ना। अब इनमें इनका अब जुड़वा है तो इनका जो एज होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो बिल्कुल एक जैसा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ओके, अब इसमें से एक को मैंने मान लेते हैं श्याम को मैंने क्या किया, इसको मैंने स्पेस ट्रेवलिंग करा दिया। स्पेस ट्रेवलिंग और ये जो गया ये कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट गया। ये कब कैसे गया, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट गया। यानी कि जो स्पेस शटल था या जो रॉकेट था वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास ट्रेवल कर रहा था, और ये स्पेस में, ये जो श्याम है ये स्पेस में 1 ईयर्स एक्सपैंड करके आया। कितना, 1 ईयर्स। तो ट्विन पैराडॉक्स की कहानी यही बताती है कि जब ये 1 ईयर एक्सपेंड करके आया, स्पेंड करके आया मतलब 1 साल बिता के आ रहा है, तो ये देखता है कि जो उसका भाई राम है, जो जुड़वा भाई राम है, उसका उम्र काफी ज्यादा बीत चुका था। यानी बीतने का सीन ये है कि इसके लिए समय अलग चल रहा था, किसके लिए, श्याम के लिए, और राम के लिए समय अलग चल रहा था। अभी श्याम की उम्र सिर्फ 1 वर्ष बढ़ी है, जबकि राम जो है ये अगर मान ले कि इनिशियली ये दोनों 10-10 साल के थे, 10 ईयर्स और 10 ईयर्स, तो जब ये 1 साल बाद लौट के आया तो इसकी उम्र कुछ 50 ईयर हो चुकी है और ये अभी केवल और केवल 11 ईयर्स का हुआ है। इतना डिफरेंस आया, मान लेते हैं अनुमानित तौर पे। तो ये जो एक ऐसी घटना हुई स्पेस में, मतलब ऐसी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हम जिन फिनोमेनास की बात कर रहे हैं उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्टेंस है। तो जब ऐसी घटनाएं होती, ये देखिए ये जो कहानी है ट्विन पैराडॉक्स वाली, ये मतलब ऐसा होता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। पार्टिकल स्पेस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है, तो उस चीज को हम बाकी जो, हम भी तो पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, तो वो एक एजम्पशन है। तो इसके लिए समय अलग क्यों गया, इसके लिए समय अलग क्यों गया, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि ये गया स्पेस या ट्रैवलिंग पे। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर ऐसे तो हम लोग ट्रैवलिंग खूब करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस से इलाहाबाद जा रहे हैं, बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ मुद्दे की बात यह है कि आप जब किसी भी डे टू डे लाइफ में ट्रेवलिंग करते हो तो वहां पे जो स्पीड होती है दैट इज नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं है तो इसलिए वहां पे टाइम का कोई इतना वेरिएशन नहीं आता है। इवन जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम का डायलेशन आता है, जिसको हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बट यहाँ पे जब वो अगर इक्विवेलेंट टू यानी कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उस केस में वहां पे टाइम डायलेशन स्ट्राइक करता है, यानी एक के रेफरेंस में आप कह सकते हो समय रुक जा रहा है।
भाई देखो, अब श्याम के लिए तो एक ही साल बीता है, अगर मैं राम के रेफरेंस में देखूं तो राम तो कहेगा यार तुम्हारे लिए तो समय ही रुक गया है, ये तो मतलब वही बात है कि तुम तो बूढ़े ही नहीं हो रहे हो, तुम्हारा तो समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मेरा 50 साल बीता है, तुम्हारा एक ही साल बीत रहा है, तो तुम्हारे लिए टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल का जो एक वो कह सकते हो जो टाइम इंटरवल होता है उसका रेंज बहुत बढ़ गया, लेंथन हो गया, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायलेट होना बोलते हैं या डायलेशन बोलते हैं। तो टाइम डायलेशन का बेसिक सा डिफरेंस या बेसिक सा मीनिंग ये है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट या उसके आसपास ट्रेवल करता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो समय है यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो लेंथन हो जाता है, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डायलेट होना या डायलेशन कहते हैं। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज टाइम डायलेशन, और इसी की आज हम बात करने वाले हैं और इसको हम फिजिकली यहाँ प्रूफ करेंगे कि कैसे जो समय है वो आपका स्मॉल हो जा रहा है, मतलब लेंथन हो जा रहा है, यानी इंटरवल कैसे बढ़ जा रहा है, राइट। चलिए, तो टाइम डायलेशन तो आप समझ चुके हैं। वेट, थोड़ा सा एक चीज मैं कर दूं, है ना। चलो, बाकी कोई समस्या नहीं है। चलो देखो फिर टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन है क्या, है ना। हालांकि टाइम डायलेशन एक ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं, जैसे सीधे एग्जांपल से करते हैं ना, सीधे एग्जांपल से करते हैं। लेट अस कंसीडर टू coordinate system S and S dash। अब यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहिए, एक ही बात है ना, कि हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम S and S dash in which the frame S is S dash is moving with velocity v along the x direction, of frame S ना, मतलब जिस जो डायरेक्शन ऑफ फ्रेम S है उसी के अलोंग S डैश भी मूव कर रहा है, और किससे कर रहा है, v वेलोसिटी से कर रहा है। यहां तक हमने असम्पशन ले लिया। एक और चीज लेते हैं, ऑल्सो सपोज दैट a clock is placed in the frame S having position x। मान लेते हैं कि किसी पोजीशन x पे S फ्रेम में हमने एक घड़ी, एक क्लॉक को रख दिया है, राइट। अब देखिए आगे ना, देन और अब ये क्लॉक क्या करता है, देखिए मान लेते हैं कि उस फ्रेम S में जिसमें हमने एक घड़ी को रखा है, वो क्लॉक एक किसी जो भी घटना हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट और एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो बार बार एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो उसको ये मेजर करता है ना। तो इस चीज को भी लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल्सो द क्लॉक इज measuring some events। जैसे आप इवेंट ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि एक कोई कार है
वो कार हर 5 सेकंड में एक्सेलरेट कर रही है या एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो आप देख पाओगे कि हर 5 मिनट में या हर 5 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 5-5 बढ़ रहा है या स्पीड 5-5 बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 सेकंड पहले जो चेंज इन वेलोसिटी थी, अभी 5 सेकंड बाद भी वही चेंज इन वेलोसिटी है, उसके बाद भी वही वेलोसिटी है, तो इंटरवल सेम हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे है कि जो क्लॉक है वो मेजर कर रहा है कुछ इवेंट्स को, इवेंट्स, द क्लॉक इज मेजरिंग सम इवेंट्स, the clock is measuring some events having same interval same time interval ना, same time interval राइट, सेम टाइम इंटरवल। देयरफॉर तो अगर हम इस फ्रेम में देखें तो जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल होगा वो T2 माइनस T1, भाई पहले कुछ मेजर किया बाद में कुछ मेजर किया, तो टाइम इंटरवल आएगा वो यही आएगा T2 माइनस T1 ना। अब मान लेते हैं, इसको कर लीजिए इक्वेशन 1, if an observer in frame S dash measures, अगर कोई एक ऑब्जर्वर है जो फ्रेम S डैश में है ना, इफ एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम S डैश मेजर्स द सेम event then the time interval is given by, तो इस फ्रेम में टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी डैश बराबर T2 डैश माइनस T1 डैश, यही तो आएगा ना भाई जो उस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा टाइम इंटरवल वो कितना आएगा, डेल्टा टी डैश बराबर T2 डैश माइनस T1 डैश। अब देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टाइम, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन टाइम है उसका यूज करते हैं, क्या आएगा देखिए, नाउ using Lorentz transformation using Lorentz transformation equation in time we have, तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर हम T1 की वैल्यू लिखें तो T1 बराबर T1 डैश प्लस Vx डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, राइट। अब ऐसे ही अगर हम T2 लिखें तो क्लॉक की जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही है, इट मींस T2 इज इक्वल्स टू T2 डैश प्लस Vx डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना। now using the value of T1 and देखो भाई T1 और T2 की वैल्यू को यूज करेंगे कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा उस चीज को देखिए, वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी बराबर ना, क्योंकि T1 और T2 जब हम बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली डेल्टा टी की वैल्यू को हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो हम लिख सकते हैं T1 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये T2 डैश होगा ना, ये T2 डैश होगा, T2 डैश, और ये हो जाएगा T1 डैश, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो T1 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो डेल्टा टी बराबर, मैं ये जो 1 माइनस रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसको कॉमन कर लेता हूँ, तो 1 अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो कॉमन हो गया है ना। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर तुम्हारा बचेगा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर माइनस T1 डैश माइनस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ये कट जाएगा राइट। तो यहां से क्या बचेगा, डेल्टा टी बराबर T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या इसको हम और लास्ट में क्लैरिफाई कर सकते हैं, डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आपका रिलेशन आएगा टाइम डायलेशन का। अब इस रिलेशन से कई सारी बातें निकल करके आएंगी। यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी डेल्टा टी डैश से, मतलब जो इंटरवल है वो लेंथन हो जाएगा राइट। यानी आप यहां से ये भी कह सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो इंटरवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन से मैं इसको इक्वेशन स्टार बना देता हूं भाई, यही तो मेन है तो यही तो स्टार होगा। देखो अब कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कुछ कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर वो v बहुत कम हो तो क्या होगा, अगर वो कंपैरेबल हो तो क्या होगा, अगर वो इक्वल हो तो क्या होगा। ये तीनों केस देख लेते हैं। देखो तीनों केस क्या कह रहा है, पहला केस फॉलोइंग केस अराइजेस में, केस फर्स्ट ना, देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर इफ v is very less than c, then the term then the term v square by c square is, then the term v square by c square is negligible, negligible। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं ना, that is then from इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार से हम क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब हमने अगर इसको निगलेक्ट कर दिया तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश, क्योंकि नीचे वाला टर्म वन हो जाएगा ना, इसको जब तुम नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तो केवल वन बचेगा ना, तो वन नहीं बचेगा तो इसलिए वो मतलब नहीं है। तो डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी डैश जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज द टाइम इंटरवल, the time interval will be same for lower velocity as we observe in our डेली लाइफ, जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लिखो इतना, तो जल्दी करो, इतना लिखो फटाक से, है ना, इतना लिख करके फिर आगे चलेंगे हम लोग। ओके देखो अगला, यहाँ आई कर लेना यार ना, ये नहीं रहेगा, नेग्लिजिबल नहीं होता है। ओके दूसरा केस देखो, केस सेकंड, यहाँ पे तो अब तुमने जैसे उसमें किया था सेम केस यहाँ बन रहा है, कोई अलग नहीं बन रहा है। केस सेकंड है कि इफ v square is nearly equal to c, then the
then the term, कौन से टर्म की बात हो रही है, अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन यूनिटी। अगर ये वैल्यू एक से कम हो जाए, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर v अप्रोक्सीमेटली c है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगी, जब उसमें रखेंगे तो ये वैल्यू भी लेस देन यूनिटी आएगी। तो अगर वो वैल्यू लेस देन यूनिटी आ रही है, इट मींस देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार तो इक्वेशन स्टार से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन स्टार से हमें मिल जाएगा डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश। इट मींस कि जो मूविंग क्लॉक्स होती हैं वो स्लो चलती हैं, दैट इज द मूविंग क्लॉक्स यानी दैट इज द moving clocks or we can say if a person is traveling with comparable to speed of light, with comparable to speed of light, then time is dilated, or we can say time interval is lengthened in this case ना। इस केस में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट केस देखिए, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि if v equal to c, then in this case अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो उस केस में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। therefore from इक्वेशन स्टार, तो अगर ये वैल्यू 0 हो जा रही है तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, इट मींस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब डेल्टा टी इनफाइनाइट मतलब किसी चीज का टाइम इंटरवल इनफाइनाइट हो गया। टाइम इंटरवल इनफाइनाइट मतलब दो चीजों के बीच में गैप जो है वो इनफाइनाइट है, इट मींस कि वो चीज बीत ही नहीं रही है, वो तो रुक गया, उसके लिए टाइम एकदम से स्लो डाउन हो गया ना। तो दैट इज the time interval, between two events will become infinite, which shows that if a person is traveling with speed of light, then his age will not grow। भाई अब अगर समय
का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट हो गया, अगर कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से तो इट मींस उसका एज बढ़ेगा ही नहीं, उसके लिए तो एज बढ़ने के लिए जो टाइम इंटरवल या आप कहते हो समय के साथ आपका एज बढ़ रहा है तो वो तो टाइम इंटरवल के साथ आता है ना, आप कोई एक इवेंट कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, बट यहाँ तो वो चीज है नहीं, इंटरवल तो इनफाइनाइट है, इट मींस उसका एज भी क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं, वो जिस उम्र में है जिस पड़ाव पे वैसे का वैसा ही रहेगा। आप एक तरह से इसको कह सकते हो कि वो अमर हो जाएगा ना, जैसे हम अमरता की जब बात करते हैं तो वो अमर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। ठीक है, जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में बात कर ली। तो हमने 2 एप्लीकेशन आज कंप्लीट कर लिया, एक आपका लेंथ कंट्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था पहले ही, आज हमने कंप्लीट किया टाइम डायलेशन। इसके बाद 2-3 और एप्लीकेशन है, एक आपका है वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, जो रिलेटिविस्टिक मास की हम बात करते हैं, फिर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज की बात करेंगे, फिर मोमेंटम की बात करेंगे। तो जो 2-3 टॉपिक आपके और रह गए, उसके बाद आपका ये जो रिलेटिविटी वाला पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स उधर से हमने एक यूनिट खत्म कर ही लिया है, उसमें एक जीपी थॉमसन और डेविसन जर्मन वाला एक्सपेरिमेंट है और कुछ न्यूमेरिकल है, तो आपका वो पोर्शन कवर अप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे, जो बेसिक एप्लीकेशन पोर्शन है उसको डील करेंगे, देन आपका ये सिलेबस जो है 4th सेमेस्टर का वो खत्म हो जाएगा। राइट, टिल देन अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, अभी न्यूमेरिकल करना बाकी है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल अभी खूब करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट्स हमारे और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और बाकी अगर थ्योरी पोर्शन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, अच्छे से बताइए। ठीक है, उस चीज को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय बाय।